हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th की चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का पार्ट 2। अब यहाँ पे हमने पहले डिस्कशन करी कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट थे या डिफरेंट राइटर्स थे, ठीक है, जिन्होंने पास्ट को लिखा या पास्ट को देखा। हिस्टोरियंस थे जिन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हमें अपनी हिस्ट्री के लिए, ठीक है। हमारी हिस्ट्री के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी उसको हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा सभी बच्चे ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और ज़रूर व्यू करें और रीड ज़रूर करें बुक को, ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी है। जब तक आप बुक की रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आपको समझाया हुआ ज़्यादा अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। ओके, historians and their resources, sources. Historians use different types of sources to learn about the past depending on the period of the study and the nature of investigation. Last year, for example, you read about the ruler of the Gupta dynasty and Harshvardhana. In this, we read about the following 1000 years, roughly 700 and 750। ठीक है, तो मतलब हमने हिस्ट्री के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो कोई ना कोई स्टडी या इन्वेस्टिगेशन जो भी करते हैं तो वो कुछ ना कुछ एविडेंस के ऊपर करते हैं। एविडेंस इन द सेंस कोई चीज़ें हमें मिली होती है, हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा या हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, तो उसके लिए बुक्स थी हमारे पास, ठीक है, उनमें रिटर्न था उनकी डायनेस्टी के बारे में। अब जैसे अगर आप कहते हो कि हाँ जी हमारे पूर्वज किस तरह के से थे, ठीक है, तो हमें हमारी दादी या हमारी मम्मी या पापा बताते हैं कि हाँ वो ऐसे दिखते थे जिन्होंने देखा है, या फिर उनकी कोई रिटर्न या उनकी कोई इमेज या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिससे कि हमें उनके बारे में पता लगेगा कि वो कैसे दिखते थे, वो कैसे रहते थे, ठीक है। जैसे अगर आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी एक ऐसे ही एक सिटी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनी हुई जिससे हमें लोगों के बारे में पता लगा कि लोग कैसे रहते थे, ठीक है। तो ये किसी किताब से मिल सकता है हमें, या हम किसी चीज़ों से जान सकते हैं, कोई एनिमल से, फॉसल्स से, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स से पता कर सकते हैं कि लोग पहले किस तरीके से रहते थे और उनके बारे में इंफॉर्मेशंस। You will notice some continuity in the source used by historians for the study of this period. They still rely on the coin inscription, ये important है, इसे मार्क करिए ज़रूर, ठीक है, अपनी बुक में। They still rely on coins, inscriptions, architectures, textual records for information, but there is also considerable discontinuity. The number and the variety of textual record increased dramatically during this period. This slow displays other types of available informations. Through this period, paper gradually become cheaper and more widely available. People used it to write holy text. होली टेक्स्ट मतलब जो हमारी ये कह सकते हैं रिलीजियस बुक्स होती हैं, धर्म बुक, महाभारत, जैसे हमारे यहाँ गीता है, कुरान है, ठीक है, बाइबल है, उन्हें होली बुक्स बोलते हैं, होली टेक्स्ट बोलते हैं। Chronicles of the rulers, letters and the teachings of the saints, petitions and judicial records for the register of accounts and taxes. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries, and temples. They were placed in the library and archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians. They are also difficult to use. अब देखो यहाँ पर एक रिसोर्सेज मतलब कोई चीज़ कहाँ से मिली, क्या दर्शाती है, क्या बताती है, उनके बारे में डिस्कस हो रहा है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, हमें पहले किस किस तरीके की चीज़ें मिली हैं, जो मैंने कहा था अंडरलाइन आप करना है। कॉइन्स मिलते थे, इंस्क्रिप्शंस मिलते थे, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स मिलते थे इंफॉर्मेशंस के लिए, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती गई, ठीक है, और डेवलपमेंट आती गई, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, पेपर का यूज़। अब वो पेपर यूज़ करने लगे थे, ठीक है। जैसे रिकॉर्ड्स रख लें, जैसे आज हम रिकॉर्ड्स रखते हैं पेपर पे, या आज तो चलो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, तो आजकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे आते हैं हमारे पास, ईमेल्स, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, इसमें रखने लगे हैं, ठीक है। तो लैपटॉप्स वगैरह इनमें हम डाल देते हैं, इंटरनेट पे रख लेते हैं सेफ।
डाटा। लेकिन पहले के टाइम पे लोगों के पास इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे अलग अलग तरीके से। ठीक है, बाद में पेपर आया, पेपर पे फिर काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंडेंट होने लगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे, किसी चीज़ के ऊपर हाथ से लिखी जाती थी। There were no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज के टाइम में हमें कोई भी चीज़ चाहिए होता है तो हमारे पास क्या है, प्रिंटिंग प्रेस है। मान लीजिए कि आपने एक बुक लिख दी, ठीक है, आपने कोई भी एक अपनी कहानी लिखी, कोई बुक लिखी, तो आप उसकी जितनी मर्जी कॉपीज़ करा सकते हो क्योंकि हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, वो पहले हाथ से ही लिखी जाती थी सारी चीज़ें। तो मतलब एक एक बुक को लिखने में भी महीने लग जाते थे। महीनों लगने के बाद उसमें अगर उसकी कॉपीज़ बनानी है तो फिर तो और ज़्यादा मंथ्स लगते थे, या हम कह सकते हैं कि कभी कभार सालों लग जाते थे उनकी कॉपीज़ बनाने में। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, you would know that it is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what written. As a result, there are small but significant difference in the copies of their friend work. Manuscript copying is somewhat similar. As scribes copied manuscript, they were also introduced small changes, a word here, sentence. These small differences over centuries of copying until many manuscripts of same text substantially different from one another. These are serious problems because we rarely find the original manuscripts of the author today. We are totally dependent on the copies made by the latest scribes. As a result, historians have to read different manuscripts versions on the same text to guess what the author had originally written. अब देखो यहाँ पर जो ये बात बोल रहे हैं ना, बहुत जेन्युइन है। क्योंकि क्या होता है, इन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ समझाया। अभी तक ये बता रहे हैं कि पेपर्स पे लिखते थे, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट से मतलब क्या था कि सब हाथ से लिखा जाता था। तो हाथ से लिखा जाता था तब भी तो ये प्रॉब्लम आती थी ना कि एक पर्सन एक बुक को एट ए टाइम ही लिख सकता था। अब वो कितनी बुकें लिख देगा। इसीलिए अगर वो किसी की हेल्प भी लेते थे, तो अगर किसी की हेल्प ले भी रहे हैं वो, तो वहाँ पर भी दिक्कत आती थी। और वहाँ क्या दिक्कत आती थी, हैंड राइटिंग की, क्योंकि हर एक इंसान की हैंड राइटिंग एक जैसी नहीं होती। अब इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जैसे मान लीजिए कि आपने आपकी छुट्टी थी, आपने छुट्टी मार ली एक दिन स्कूल की, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर समझिए कि आपने छुट्टी मार ली स्कूल की। अब आपका एसएस का काम हुआ है, सर ने क्वेश्चन आंसर्स करा दिए आपको, लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं करे क्योंकि स्कूल नहीं गए। तो आपने किसी अपने फ्रेंड से मांगा कि मुझे नोट्स चाहिए। तो आपके फ्रेंड्स ने आपको जो भी नोट लिखा हुआ था वो दे दिया, रफ वर्क करा हुआ था। अब वो रफ वर्क जब आपको दिया तो आपको उसकी कई हैंडराइटिंग समझ आई, कुछ नहीं आई। तो जो चीज़ नहीं आई, या तो आपने उसको लीव कर दिया, या तो फिर अपने तरीके से जो आपको समझ आया आपने उसको वैसे ही लिख दिया। तो अब इन दोनों ही बातों में जो ओरिजिनलिटी थी, जो आपके सर ने दिया था, वो आपके पास चीज़ें नहीं प्रॉपरली पहुंच पाई। ऐसे ही अगर आपसे कोई मांगेगा तो आप भी उसको वही आधा अधूरा काम दोगे, फिर वो आधा अधूरा काम आगे आगे जाते जाते चेंज होता है। और लोग जो थे उस टाइम पे, जो रिटन करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते थे, वो अपने तरीके से भी चेंजेस कर दिया करते थे। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको मैंने कोई काम दिया, मैंने कहा जी आपने मैप भर के लेके आना है। किसी बच्चे ने बड़ी अच्छी तरीके से भरा, किसी ने पेन से भरा, किसी ने पेंसिल से भरा, किसी ने कलर पेन से भर दिया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, डिफरेंट लोग हैं तो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पर एक जो कहते हैं ना कि ओरिजिनलिटी नहीं रहती है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनलिटी नहीं रहती, उसमें कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। On the occasion, author desired that the chronicle at the different times. 14th century chronicles Ziauddin Baruni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two different differ from each other, but historians did not know about the extent of the first version until 1960. It remained lost in the library collections. अब यहाँ पर भी ये चीज़ें बताई गई हैं कि कई बार जैसे कई ऑथर्स ऐसे बुक्स वगैरह लिखते थे, तो कई चीज़ें जैसे उन्होंने दो बुकें लिखी या दो पार्ट में डिवाइड करे, उनके कई पार्ट मिलते थे, कभी कभार नहीं मिलते थे, क्योंकि बुक तो एक ही उन्होंने लिखी। अगर वो संभाल के रखी गई है तो ठीक है, अगर नहीं संभाल के रखेगी तो क्या होगा, गुम हो जाएंगी। तो अगर वो गुम हो जाती हैं तो उसका एक एविडेंस ये लगा लो कि जो पहला पार्ट था, या हमें दूसरा पार्ट मिला, या पहला पार्ट मिला तो दूसरा पार्ट नहीं मिला। तो उसकी वजह से भी हिस्ट्री में कई क्लैशेस आ जाते हैं
कई कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। तो ये बड़ा ही मुश्किल होता था। आजकल तो देखो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप भी अपना डाटा गूगल में सेव करके रख सकते हैं, बहुत सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, हार्ड डिस्क आ चुकी है, तो बहुत ईजी हो चुका है काम, ठीक है। लेकिन आज की डेट में भी हम कहते हैं कि अगर मान लो कि आपका कोई डाटा है और वो क्रैश हो जाता है, रिकवर नहीं हो सकता, तो वो उसी टाइम उसी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स उनको भी फेस करनी पड़ती थी। नेक्स्ट, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब हम बात करेंगे कि नए नए क्या सोशल्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स। सोशल और पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, मतलब सोसाइटी में लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे। पॉलिटिकल का मतलब क्या आता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके से थी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किस तरीके का था, ठीक है। द स्टडी ऑफ 1000 ईयर between 700 and 750 1750 is a huge challenge to the historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made appearance, like the Persian wheel in irrigation. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करते जाओ। अब इसमें मैं बता देता हूँ पहले हिंदी में आपको कि क्या कह रहे हैं, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने कई सारे चेंजेस देखे, ठीक है, हिस्ट्री में। और जो 700 से लेकर 1750 ईयर्स के बीच में जो ये टाइम पीरियड रहा है, ये ईयर्स रहे हैं, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। और इन डेवलपमेंट्स की वजह से ना कहीं जो फ्यूचर है हमारा, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, ठीक है। क्योंकि देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट ज़रूरी है हर चीज़ में, नहीं होगी तो वो चीज़ वहीं की वहीं रह जाएगी और लिमिटेड रहेगी। जैसे कि व्हील इन इरिगेशन। व्हील इरिगेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एक पहिए का इस्तेमाल करके पानी, इरिगेशन, ठीक है, खेतों में जो पानी लगाते हैं ना, हमारे यहाँ तो अब आजकल ट्यूबवेल आ गया है, लेकिन पहले इतना आसान नहीं था। या तो बारिश के ऊपर डिपेंड रहते थे, या नदियों के ऊपर डिपेंड रहते थे, या फिर कुएं में से। तो ये जो व्हील इरिगेशन है ना, वो ये एक ऐसी इरिगेशन है जिसके थ्रू ये पानी बाहर निकलता है, एक पहिया चलता रहता है और पानी जो है वो बाहर सर्कुलेट होता रहता है। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। स्पिनिंग व्हील, ठीक है, चरखा आपने देखा होगा, महात्मा गांधी जी चलाते चरखा। स्पिनिंग व्हील, ऐसी स्पिनिंग व्हील हुआ करता था। ये एक इनोवेशन सा, एक डेवलपमेंट थी। एंड फायर आर्म इन द कॉम्बैट, ठीक है। फायर आर्म मतलब जो आग जलाने की कला थी। न्यू फूड्स एंड ब्रिवेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब नए नए खाने आ रहे थे, जैसे पटैटोज, चिलीज, टीज, कॉफ़ीज। Remember all these innovations, new technologies and crops come along with the people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social, cultural changes. अब ये जो टाइम था, इतनी सारी चीज़ें बदलाव आ रहे थे, तो यही टाइम था कि सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला था। क्योंकि अभी तक जो चीज़ें थी ना, वो बहुत लिमिटेड थी। अब आप आज की कॉम्प्लिकेशंस देखो, आपके पास हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ की अवेबिलिटी है। अवेबिलिटी आ गई है तो लोगों की और डिमांड बढ़ रही है। अब आपके पास आ गया 4G फ़ोन, अब आपके पास आना चाहिए 5G फ़ोन, फिर उसके बाद आएगा 6G फ़ोन। तो मतलब ये तो बढ़ता रहेगा। अभी किसी के पास गया iPhone 12 है, किसी के पास अब 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, ऐसे 100 आईफोन्स आएंगे। तो ये जब चीज़ें जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हो रही हैं और लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये सोसाइटी में चेंज लेके आते हैं। अब इंटरनेट आया है तो आपकी लाइफ में कितना चेंज आ गया है, तभी तो आजकल ये क्लासेस वगैरह हो पा रही हैं। वरना अगर इंटरनेट नहीं होता तो सोचो क्या पॉसिबल था? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई दिक्कत आती तो बच्चे ना पढ़ पाते, ठीक है। आज आप गूगल करके कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी देख सकते हो अपने मन की, ठीक है। गेम्स खेलते हो आप, ठीक है, अपने कार्टून्स देखते हो। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है? ये इंटरनेट की वजह से एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। Groups of people traveled along distance in the search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and possible to the people to carve a fortune. One of the people who have become important in the period were the Rajputs, derived from the Rajputa, the son of the ruler. Between the 8th and 14th century, the term was applied to generally to a group of warriors who claimed Kshatriyas caste status. The term include not just a ruler in the chieftains, but also a soldiers, commander who served in the army under different monarchs all over the subcontinent. A clever code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty. They were quality attributes to the Rajput by the poets and bards. Other groups of such as Maratha, Sikhs, Jat, Ahoms,
Kyathas, a caste of scribes and secretaries, also use the opportunities of the age to become political importance. अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ ये हाईलाइट कर रहे हैं, एक लाइन में बताऊंगा तो ये चीज़ है, एक रूलर की हम बात कर रहे हैं इस पूरी, रूलर की कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी हमने देखा सोशली कैसे इफेक्ट हो रही है, ठीक है। अब है पॉलिटिकली, पॉलिटिकली कैसे इफेक्ट हो रही है, क्योंकि देखो जो लोग थे उन्होंने ट्रैवल स्टार्ट करा, ठीक है। जब चीज़ें उनके पास आने लगी, नॉलेज आने लगी, तो उन्होंने ट्रैवल स्टार्ट करा तो उन्होंने धीरे धीरे समझा कि कैसे वो पावरफुल हो सकते हैं। तो जो राजपूत थे वो काफ़ी ब्रेव माने जाते थे, कि एज अ वॉरियर्स आए, किंग्स के रूप में आए, ठीक है, राजाओं के रूप में आए, इनके पास बहुत ज़्यादा ब्रेवनेस थी और इन्होंने अपने किंगडम्स क्रिएट करे। और सिर्फ राजपूत नहीं थे, मराठास थे, सिख थे, जाट्स थे, अहोम्स थे, और अदर रूलर्स भी हुआ करते थे, अदर डायनेस्टीज भी हमें पाई गई, ठीक है, जिन्होंने इस समय अपने आप को अपलिफ्ट करना स्टार्ट करा, ठीक है। मतलब अपने आप को अब मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं, पावर अपनी जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। Through this period, there was a gradual clearance of the forest and extension of the agriculture, a change faster and more complete in the areas than in others. अब यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर्स के लिए लैंड क्लियर करे जा रहे थे, ठीक है। लैंड क्लियर करके वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही थी, मतलब डेवलपमेंट। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट डेवलपर्स टू माइग्रेट। अब कई सारी जो हैबिटेट थे, मतलब जो जंगलों में रहते थे, ठीक है, उनको क्या करना, हमारा माइग्रेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब जंगल कट रहे थे, ठीक है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहे थे, घर बन रहे थे, मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही थी उस टाइम पे। ये आज से कई सौ सालों की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पर ये टाइम स्टार्ट हुआ था। आज भी हम यही चीज़ देखते हैं ना शहरों में। अब क्या है, शहर जहाँ पर बसे हुए हैं, पहले यहाँ फॉरेस्ट था, जंगल था सब कुछ, फिर धीरे धीरे कट हुए, यहाँ लोग रहने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, फिर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी रहने लगे। एग्रीकल्चर कम होती जा रही है, जैसे कि आज की डेट में एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहे हैं, फिर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, ऐसे ही ये भी इंक्रीज़ हुआ। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकमिंग प्लीजेंट्स। मतलब कुछ लोग लैंड्स के ऊपर काम करने लगे और प्लीजेंट्स बन गए, मतलब उनकी ज़मीन नहीं हुआ करती थी लेकिन वो काम वहाँ करते थे। These new places group gradually become the influenced by the religion market, chieftains, priests, and monasteries and temples. They become a part of a large complex society and where they require to pay the taxes and goods for the service to the local lords. अब यहाँ पर अब धीरे धीरे वो क्या करने लगे थे, जो छोटे लोग थे, किसान थे या पीजेंट्स थे, ये अब अपने से जो बड़े लोग थे इनको टैक्सेस पे करने लगे, क्योंकि ये उनको एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, उनसे बड़े थे, ठीक है, इसीलिए उनको टैक्सेस देने लग गए। अब देखो बेचारे सबसे ज़्यादा गरीब जो हुआ करते थे या सबसे ज़्यादा मेहनत जो करते थे वो यही लोग करते थे, और टैक्सेस भी इनको देना पड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी उस वक्त, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पावर थी वो अपने आप की एक मोनोपोली बनाना चाहते थे। As a result, significant economic and social difference emerged on the peasants. Some possessed more productivity land, also keep the cattle, and some combined artisans with agriculture activity during the lean season. A society became more differentiated. People were grouped into jatis and subcastes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. Rank were not fixed permanently and varied, occupied through the power, influence, and the resources controlled by the member of jatis. The status of the same jatis could vary from area to area. अब यहाँ पर क्या सिस्टम स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर में तो इन्होंने स्टार्ट करा ही था, एग्रीकल्चर में जो छोटे किसान थे या पीजेंट्स थे उन्होंने वर्क करा, और जो बड़े लॉर्ड्स थे उनको पे करा टैक्सेस। फिर कैटल्स पालने स्टार्ट हुए, मतलब जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, गाय, बकरी, भैंस वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये उन्होंने रेयरिंग की स्टार्ट करी, इनको पालना स्टार्ट करा, ठीक है। और कई सारे मतलब जाति इमर्ज होने लग गई। अब जो ये जाति थी ना, इनका भी ना काम डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट हुआ करता था। ज़रूरी नहीं कि एक जाति वाले जो यहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर वो कुछ और काम नहीं कर सकते, कई अलग अलग काम चलते थे, क्योंकि काम फिक्स नहीं थे इनके, ठीक है। एक तरीके से प्रॉपर ऐसा फिक्स नहीं था कि अगर ये मान लीजिए कि एग्रीकल्चर प्रेजेंट्स ही हैं तो ये प्रेजेंट ही रहेंगे, कहीं क्या पता ये लॉर्ड्स भी हों, जहाँ इनके पास थोड़ा सा रिच हो गया, थोड़ा लैंड आ गया तो लॉर्ड्स भी बन गए होंगे।
Jati framed their own rules and regulations, managed the conduct of their members. The regulations were enforced by the assembly of elders described in the areas as the Jati Panchayat. But Jatis was also required to follow the rule of the village. Several villages were governed by chieftains. Together they were a small unit of state. अब देखो यहाँ पर ना, इसको पढ़ने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इजी वर्ड में समझा देता हूँ कि देखो, हर हमारे यहाँ जाति प्रथा है। जैसे हम जाति सिस्टम फॉलो अप करते हैं। कोई अगर हम कहते हैं उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, ऐसे हम बात करते हैं। हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है। जैसे हम आपको मैंने शायद पहले ही बताया होगा, वन सिस्टम है। ठीक है, तो वन सिस्टम में क्या होता है, आपका ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्रास है। तो ये चार जातिज होगी। ठीक है, ये चार जातिज में डिवाइडेड है। अब इन चार जाति में भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। ठीक है, इनमें इनके अंदर भी डिविजन्स हैं। तो ये जो लोग हैं ना, इनकी एक सोसाइटी होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जाट सभा, रोड सभा, सिख लोगों की कम्युनिटी अलग होगी, राजपूत की अलग होगी, ब्राह्मण की अलग हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये अलग अलग कम्युनिटीज़ अपने अपने ग्रुप्स बना के रहते हैं। ठीक है, इनके एक लीडर भी होता है, इनका हेड भी होता है। ठीक है, और जिनको मतलब ये सब चीज़ें माननी पड़ती है, उनकी बातचीत वगैरह मतलब होती है। पंचायत होती है, विलेज में पंचायत होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। विलेज में एक है पंच होती है, 5 लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सरपंच होता है जो हेड होता है विलेज का। तो उसी तरीके से पहले भी सिस्टम थे। ठीक है, लेकिन आज जितना इजी है इतना ज़्यादा पहले नहीं था, पहले काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। सो अभी के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। रीजन एंड द एम्पायर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।